In the autumn of 1888, Jack the Ripper's brutal killing spree gripped London's East End in a period known as the Autumn of Terror. In the dark alleys of Whitechapel, he preyed on vulnerable women, leaving behind a legacy of fear and unsolved mystery. Despite countless theories and suspects, his true identity remains one of the greatest unsolved mysteries in criminal history. Operating in the shadows of a rapidly industrializing London, he became a symbol of the city's hidden dangers and the growing fear of urban crime. उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में लंदन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। औद्योगिक क्रांति माया ने शहर को बदल दिया था, जिससे शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि में तेजी आई। जबकि इस युग में प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में प्रगति देखी गई, इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक आर्थिक असमानताएं भी पैदा हुईं। संपन्न वर्ग ने प्रगति का लाभ उठाया, जबकि श्रमिक वर्ग खराब परिस्थितियों में रहता था, खासकर व्हाइटचैपल जैसे क्षेत्रों में। इस टेंडन में जहां जैक द रिपर काम करता था, गरीबी बहुत ज्यादा थी। कई परिवार अपना गुजारा चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, भीड़-भाड़ और गंदगी भरी परिस्थितियों में रह रहे थे। इस इलाके की पहचान इसकी संकरी गलियों, अंधेरी गलियों और उच्च अपराध दर से थी, जो इसे रिपर की भयावह गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल बनाती थी। विक्टोरियन समाज में महिलाओं को अक्सर पारंपरिक भूमिकाओं में धकेल दिया जाता था। उनसे पत्नी और मां बनने की अपेक्षा की जाती थी। हालांकि कई महिलाओं को, विशेष रूप से व्हाइटचैपल जैसे गरीब इलाकों में, खुद को और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई महिलाएं हताशा और व्यवहार्य रोजगार विकल्पों की कमी के कारण वेश्याएं बन गईं। रिपर के शिकार मुख्य रूप से इसी जनसांख्यिकी से महिलाएं थीं, जो निम्न सामाजिक स्तर पर लोगों द्वारा सामना की जाने वाली कमजोरियों को दर्शाता है। हत्यारे द्वारा इन महिलाओं को निशाना बनाना न केवल उसके कार्यों की क्रूरता को उजागर करता है, बल्कि सबसे हाशिए पर पड़े व्यक्तियों की सामाजिक उपेक्षा को भी दर्शाता है। जैक द रिपर के पीड़ितों की पहचान, जिन्हें अक्सर कैनोनिकल फाइवेंस कहा जाता है, इस मामले को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये महिलाएं, जिनका दुखद जीवन छोटा था, अपने समय के सामाजिक आर्थिक संघर्षों का प्रतीक बन गईं। मैरी एन निकोल्स। पहली पीड़िता मैरी एन निकोल्स एक 43 वर्षीय महिला थी, जिसका अतीत परेशानियों से भरा हुआ था। वह शराब के नशे की आदी थी और जीवनयापन के लिए वेश्यावृत्ति में जाने से पहले घरेलू नौकरानी के रूप में काम करती थी। उसकी हत्या ने व्हाइटचैपल में भय की लहर पैदा कर दी, क्योंकि यह क्रूर हत्याओं की एक श्रृंखला की शुरुआत थी। एनी चैपमैन। दूसरी पीड़िता एनी चैपमैन 47 वर्षीय महिला थी, जो शादीशुदा थी, लेकिन अब गरीबी में जी रही थी। उसे 29 हैनबरी स्ट्रीट के पिछवाड़े में भयानक तरीके से क्षत विक्षत अवस्था में पाया गया था। उसकी हत्या की प्रकृति सर्जिकल सटीकता के स्तर का संकेत देती है, जिसने जांचकर्ताओं को भयभीत और मोहित कर दिया। एलिजाबेथ स्ट्राइड। एलिजाबेथ स्ट्राइड, जिसे अक्सर लॉन्ग लिज के नाम से जाना जाता था, 44 साल की थी और वेश्या के रूप में काम करने का उसका इतिहास रहा था। उसका शव डटफील्ड के यार्ड में पाया गया था, जिसमें किसी भी तरह के क्षत विक्षत होने के निशान नहीं थे, जिससे कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि हमले के दौरान रिपर को रोका गया था। कैथरीन एडोवेस। कैथरीन एडोवेस चौथी पीड़िता थी, जिसकी स्ट्राइड की लाश मिलने के 1 घंटे बाद ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। एडोवेस 46 साल की थी और उसने गरीबी और मादक द्रव्यों के सेवन से भरी एक कठिन जिंदगी जी थी। उसकी हत्या विशेष रूप से क्रूर थी, जो रिपर की बढ़ती हिंसा को दर्शाती है। मैरी जेन केली।
अंतिम विहित शिकार मैरी जेन केली सबसे भयानक थी। 25 साल की उम्र में वह मिलर कोर्ट में अपने कमरे में पाई गई थी और पिछले मामलों की तुलना में विकृति कहीं अधिक व्यापक थी। उसकी हत्या ने लोगों को चौंका दिया और रिपर के होड़ का अंत कर दिया। हत्याओं के प्रति प्रारंभिक प्रतिक्रिया विक्टोरियन पुलिसिंग की सीमाओं के कारण बाधित हुई थी। लंदन में कानून प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास आज की आधुनिक फोरेंसिक तकनीकों का अभाव था। वे गवाहों के बयानों पर बहुत अधिक निर्भर थे, जो हत्याओं के इर्द गिर्द फैली अराजकता के कारण अक्सर अविश्वसनीय होते थे। जासूसों ने जांच के प्राथमिक तरीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें अपराध स्थल की जांच, गवाहों के साक्षात्कार और भौतिक साक्ष्य एकत्र करना शामिल था। प्रेस ने जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सूचना के लिए अपील प्रकाशित की और मामले के बारे में विवरण सार्वजनिक किया। मीडिया के महत्वपूर्ण ध्यान के बावजूद पुलिस को ठोस सबूत खोजने में संघर्ष करना पड़ा। अपराध की प्रकृति ने फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना मुश्किल बना दिया, क्योंकि हत्यारे ने अलग अलग स्थानों को चुनने में सावधानी बरती थी और संभवतः उसे क्षेत्र की अच्छी समझ थी। पिछले कुछ सालों में जैक द रिपर मामले में कई लोगों को संभावित संदिग्धों के तौर पर पेश किया गया है। इनमें से कुछ सबसे प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। मॉन्टेग्यू जॉन ड्रूइट, बैरिस्टर और स्कूल शिक्षक, ड्रूइट को उनके मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और पिछली हत्या के तुरंत बाद उनकी आत्महत्या के समय के कारण संदिग्ध के रूप में सुझाया गया था। कुछ लोगों का मानना है कि वह हत्याओं के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जबकि अन्य प्रत्यक्ष सबूतों की कमी के खिलाफ तर्क देते हैं। आरोन कॉस्मिंस्की, पोलिश आप्रवासी और व्हाइट चैपल के निवासी कॉस्मिंस्की को हिंसक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता था और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उसे संस्थागत रूप से रखा गया था। उस समय कुछ जांचकर्ताओं ने उसे संदिग्ध के रूप में नामित किया था, लेकिन निर्णायक सबूत अभी भी मायावी हैं। माइकल ऑस्ट्रोग, कुख्यात ठग और अपराधी ऑस्ट्रोग का नाम भी संदिग्ध के तौर पर उछाला गया। हालांकि हत्याओं से सीधे तौर पर उसका संबंध होने के बहुत कम सबूत हैं और कई इतिहासकार उसे संभावित उम्मीदवार के तौर पर खारिज करते हैं। रिपर के उद्देश्यों के बारे में सिद्धांत व्यापक रूप से भिन्न हैं। कुछ लोगों का मानना है कि हत्याएं यौन प्रेरणा से प्रेरित थीं, जबकि अन्य का सुझाव है कि वे सत्ता या नियंत्रण की इच्छा से प्रेरित थे। स्पष्ट उद्देश्य की कमी मामले के इर्द गिर्द स्थायी रहस्य को जन्म देती है। रिपर मामले ने कानून प्रवर्तन और अपराध जांच के तरीकों में महत्वपूर्ण बदलाव किए। न्याय के लिए जनता की आवाज ने नई जांच तकनीकों की स्थापना की और आपराधिक जांच में फोरेंसिक विज्ञान के उपयोग को बढ़ाया। जैक द रिपर केस ने लोकप्रिय संस्कृति में जगह बना ली है, जिससे अनगिनत किताबें, फिल्में और वृत्तचित्र बने हैं। रिपर का रहस्य इतिहासकारों, अपराध शास्त्रियों और आम जनता को समान रूप से आकर्षित करता है। उनकी विरासत हिंसक अपराधों को सुलझाने की चुनौतियों और ऐसी त्रासदियों में योगदान देने वाले सामाजिक मुद्दों के बारे में एक चेतावनी भरी कहानी है। फोरेंसिक विज्ञान में प्रगति ने रिपर मामले में नई दिलचस्पी पैदा की है। डीएनए विश्लेषण जैसी आधुनिक तकनीकों को पुराने सबूतों पर लागू किया गया है, जिससे हत्यारे की पहचान करने की नई संभावनाएं सामने आई हैं। 2014 में एक अध्ययन ने कथित तौर पर रिपर के पीड़ितों में से एक कैथरीन एडोवेस से संबंधित एक शॉल का विश्लेषण किया और दावा किया कि उसे डीएनए मिला है जो आरोन कॉस्मिंस्की के वंशज से मेल खाता है। जबकि इस सबूत ने मीडिया का काफी ध्यान आकर्षित किया और रिपर की पहचान के बारे में बहस को फिर से हवा दी। कई विशेषज्ञ एक ही सबूत के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। शॉल की सिद्धता की वैधता और डीएनए निष्कर्षों की विश्वसनीयता पर विवाद किया गया है, जो ऐतिहासिक फोरेंसिक विश्लेषण में शामिल जटिलताओं को उजागर करता है। जैक द रिपर की कहानी वृत्तचित्रों, पुस्तकों और अकादमिक अध्ययनों के लिए उपजाऊ जमीन बनी हुई है। कई फिल्म निर्माताओं और लेखकों ने विभिन्न कोणों से मामले की जांच करने की कोशिश की है, अक्सर नए सिद्धांतों को प्रकाश में लाते हुए। वृत्तचित्रों में अक्सर आधुनिक दर्शकों को आकर्षित करने के लिए नाटकीय रूपांतर,
विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार और घटनाओं का पुनर्निर्माण शामिल होता है। उल्लेखनीय कार्यों में शामिल हैं फिलिप सुगडेनबोश द्वारा लिखित जैक द रिपर द डेफिनेटिव हिस्ट्री, जो इस मामले और इसके सांस्कृतिक प्रभाव की व्यापक जांच प्रस्तुत करता है, और शर्ली हैरिसन सार द्वारा लिखित द डायरी ऑफ जैक द रिपर, जिसमें हत्यारे द्वारा स्वयं लिखी गई डायरी को प्रस्तुत करने का दावा किया गया था, जिससे अटकलों और साजिशों को और बढ़ावा मिला। कथा साहित्य के क्षेत्र में रिपर से प्रेरित कथाएं अक्सर भय, रहस्य और मानव मन की मनोवैज्ञानिक जटिलताओं के विषयों का पता लगाती हैं तथा समाज पर रिपर द्वारा छोड़ी गई सांस्कृतिक छाप को प्रदर्शित करती हैं। जैक द रिपर अपराध के इतिहास में एक रहस्यमयी व्यक्ति बना हुआ है। उसके भयानक कृत्यों ने न केवल विक्टोरियन लंदन के नागरिकों को झकझोर दिया, बल्कि गरीबी, लिंग और शहरी जीवन से संबंधित गहरे सामाजिक मुद्दों को भी उजागर किया। इस मामले का स्थायी रहस्य शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और आम जनता को आकर्षित करना जारी रखता है, जो हिंसक अपराध को समझने और उसका मुकाबला करने में कानून प्रवर्तन के सामने आने वाली चुनौतियों की याद दिलाता है। जैक द रिपर के इर्द गिर्द फैली किंवदंतियां मीडिया की सनसनी और लोगों के आकर्षण से आकार लेती हैं, जिसने उसे एक सांस्कृतिक प्रतीक में बदल दिया है। उसकी कहानी अपराध, समाज और मानव मानस के बीच एक जटिल अंतर संबंध को दर्शाती है, जो आज भी प्रासंगिक बने हुए सवालों को उठाती है। जैसे जैसे नई फोरेंसिक तकनीकें उभरती हैं और ऐतिहासिक विश्लेषण विकसित होते हैं, जैक द रिपर की असली पहचान को उजागर करने की खोज एक दिन निष्कर्ष पर पहुंच सकती है। तब तक वह मानवता के अंधेरे पक्ष का प्रतीक बना रहेगा, व्हाइट चैपल की सड़कों और समाज की सामूहिक चेतना पर भूत सवार रहेगा।